आदिवासी संस्कृति, आदिवासी परिवेश को अपने भीतर समाहित रखने वाले छत्तीसगढ़ के दो इलाके हैं। एक उत्तर छत्तीसगढ़ है, एक दक्षिण छत्तीसगढ़ है। जगदलपुर उस दक्षिण छत्तीसगढ़ का प्रमुख शहर है। संभाग मुख्यालय है जगदलपुर। मौजूदा समय में 3,25,436 की आबादी है और 1,04,36 वोटर हैं, जैसा मुझे वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी ने बताया है। ये आंकड़े उन्हीं से मिले हैं। अब जब बस्तर की बात होती है तो सिर्फ इस बात के लिए नहीं टिकती है कि वहाँ आदिवासियों का समृद्ध इतिहास है, संस्कृति है, क्योंकि ये सरगुजा में भी है, यानी उत्तर छत्तीसगढ़ में। जब जगदलपुर या बस्तर की बात होती है तो बात माओवाद पर भी आ जाती है, नक्सलवाद पर भी आ जाती है। कहते हैं एक बस्तर में कई बस्तर हैं। एक बस्तर है जहाँ पीने के पानी के लिए लोग तरसते हैं। एक बस्तर है जहाँ बिस्लेरी जैसी बोतल में पानी मिलता है और कई अलग अलग फ्लेवर, कई अलग अलग नाम में मिलता है। एक बस्तर है जहाँ सड़क नहीं, संसाधन नहीं, व्यवस्थाएं नहीं। एक बस्तर और है जिस बस्तर में SUV की सबसे महंगी गाड़ियाँ भी आपको तत्काल मिल जाएंगी। एक बस्तर में कई बस्तर। तो वो जो असमानता है या जो संपन्न बस्तर है, अभिजात्य बस्तर है, उसका शानदार नमूना आपको मिलेगा जगदलपुर में। जगदलपुर शहर का अपना एक इतिहास है। जब आप जगदलपुर की या बस्तर की बात करेंगे तो महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव का जिक्र अनायास आएगा और उनके बगैर जगदलपुर की बात पूरी नहीं होगी। पर प्रवीर चंद्र भंजदेव जी को लेकर बात फिर कभी किसी अगले एपिसोड में। अभी बात जगदलपुर शहर को लेकर करते हैं। जब जगदलपुर शहर में घूम भटक रहा था मैं, तो ये उत्सुकता जगी कि आखिर ये शहर आज जो इतने विकसित स्वरूप में है, इसका इतिहास क्या है, इसकी कहानी क्या है। कहानी को समझने, इतिहास को जानने की जब कवायद कर रहा था तो पता चला कि धर्मू और जगतू ये दो व्यक्ति थे और जगदलपुर जो शहर है, जिसका आज एक बड़ा टोला धर्मपुरा के रूप में भी है और वो भी बड़ा विकसित है, आप उसको जगदलपुर का ही एक विकसित हिस्सा कह सकते हैं। यूँ जगदलपुर भी बहुत शानदार है, चौराहों का शहर है जगदलपुर। तो धर्मू महरा और जगतू महरा ये दो लोग थे। इन दोनों के पास जो आज का जगदलपुर है, यहाँ पे ज़मीनें थी, यानी आज का जगदलपुर इन्हीं की ज़मीनों पर बसा हुआ है। आज इसकी 8वीं पीढ़ी है अभी भी जगदलपुर में। अगर आप मिलना चाहेंगे तो धर्मू और जगतू की 8वीं पीढ़ी से मुलाकात हो जाएगी। मैं भी उन्हीं से मिला, उनसे बात की मैंने जानने की कोशिश की कि भाई आज उनकी अपनी आर्थिक स्थिति क्या है, क्योंकि जगदलपुर शहर में अब ज़मीनें डिसमिल में नहीं मिलती हैं। वर्ग फुट के हिसाब से, जो महानगरीय परंपरा है उस हिसाब से ज़मीनें खरीदी और बेची जाती हैं। तो जगदलपुर जब जगदलपुर के रूप में आकार ले रहा था राजा के दौर में, राजशाही के दौर में, तब धर्मू और जगतू महरा ने ज़मीनें दान में दे दी राजा को, कि राजा ने आग्रह किया कि भाई मुझे यहाँ पे राजधानी बनानी है, ये ज़मीन बड़ी मुझे आकर्षित कर रही है, इसमें बहुत विलक्षण से गुण मैं देख रहा हूँ। तो जो पूरा किस्सा है कि आखिर ये ज़मीन में विलक्षण तत्व क्या थे, किस तत्व ने राजा को आकर्षित किया, इसको हमने जानने की कोशिश की अभिजीत बघेल से, जो धर्मू और जगतू के परिवार की 8वीं पीढ़ी के प्रतिनिधि चेहरे हैं। उन्होंने जो बताया वो यहाँ है। ऐसा है कि हम लोग के जो परदादा थे, आज 8वीं पीढ़ी में हम लोग हैं। हम लोग के जो दादा हैं, छोटे दादा धर्मू, जिनके नाम से धर्मपुरा बसाया गया, और जगतू, जिनके नाम से जगदलपुर बसाया गया। एक समय जब धर्मू जगतू दो भाई 11 परिवार के साथ धर्मपुरा जगदलपुर, जो नाम तो बाद में दिया गया, 11 कुड़िया बैठ के यहाँ पे कमा खा रहे थे जंगल में। और एक काकतीय राजा आए, दलपत देव, लगभग 1700 ईस्वी के आसपास। वो बस्तर मधोता में राज्य पे बैठे थे और किसी दिन शिकार के लिए निकले। अपना इंद्रावती नदी पार करके जैसे ही वो जगदलपुर में या फिर हमारे शहर में भीतर घुसे, तो उन्होंने देखा कि उनके यहाँ का एक शिकारी कुत्ता
वो कुमड़ा कोट में कुछ जंगली जानवर को पकड़ने घुसा था। तो हमारे यहाँ का अभी बोलचाल के भाषा में जिसको खरगोश बोलते हैं और पुराने नाम से उसको लम्हा बोलते हैं। तो उस हमारे यहाँ का जो लम्हा था उस शिकारी कुत्ता को दौड़ाया। राजा ने देखा कि भाई ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे शिकारी कुत्ता को एक छोटा सा लम्हा खरगोश दौड़ा रहा है, डरा रहा है। तो उन्होंने पता किया भाई ये क्या जगह है, कैसा है, किसका है। तो आसपास के जो व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि ये हमारे धर्मू और जगतू दो भाई हैं, उनके परिवार का जगह है, जो कि जगतू यहाँ के सिराहा हैं और धर्मू यहाँ के पुजारी थे। ये बोले कि इच्छा जाहिर की दोनों भाई से हम मिलते हैं। और दोनों भाई में से जगतू जो था सिराहा वो मुलाकात करने गया राजा के दरबार में। तो राजा ने उनको बोला कि ऐसा कौन सा जगह है आपका, क्या शक्ति है वहाँ पे कि हमारे यहाँ कितना बड़ा शिकारी कुत्ता को भी आपके आगे एक लम्हा खरगोश डरा के भगा दिया। तो जगतू ने बोला ये माई का देन है, हमारे पूर्वजों का विश्वास है, आशीर्वाद है, जंगल का मिट्टी, यहाँ का पेड़ पौधा, हम जो विश्वासी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका देन है कि यहाँ आज तक कोई अंग्रेज नहीं आए। तो यहाँ का जो वातावरण है, जंगल हम लोग का शक्ति के रूप में माता को मान रहे हैं। और वही काछन देवी हो गई, यहाँ की जो माटी देवी है, उन लोग का पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए उसका शक्ति है, इसलिए ऐसा हुआ करके। तो राजा जो थे दलपत देव ने आग्रह किया कि इतना पावन धरा में हम यहाँ पे निवास करना चाहते हैं, राज्य अपना स्थापित करना चाहते हैं, क्या आप लोग हमें कुछ ज़मीन देंगे। इतने में हमारे यहाँ का सिराहा बोला मैं अपना भाई से पूछूंगा। फिर इस विषय में परिवार से चिंता करके बात करके राजा को धर्मपुरा से और जगदलपुर से मिला के, धर्मू जगतू दोनों भाई मिला के जमीन को राज्य स्थापना करने दिए। सोचिए, जहाँ पे वर्ग फुट के आधार पे ज़मीनें बिक रही हों, वहाँ पे हजारों एकड़ ज़मीन एक परिवार ने, परिवार के दो प्रमुख चेहरों ने दान में दे दी। और वो परिवार का जो वर्तमान वंशज है वो कोई बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है। अगर आप उसको आर्थिक रूप से संपन्न कहेंगे तो इसका जवाब नकारात्मक मिलेगा। लेकिन वो परिवार इस बात पर खुश है कि भाई ये जो शहर है, जो बसा हुआ है, ये शहर हमारे पूर्वजों की देन है। उन्होंने अगर ज़मीन न दी होती राजा को तो ये शहर ही नहीं बसता, आज इसका इतना विकसित रूप नहीं होता। जो मूलतः इस परिवार का काम है या जो इस महारा समाज का काम है, जिसकी वजह से पहचान होती है, उस समय और अभी भी ये माटी पुजारी का काम करते थे। माटी पुजारी का आशय आप उसको कुछ इस रूप में लीजिए कि जिसे आप ग्राम देवता की आराधना कहते हैं, वो पूजा ये परिवार करता रहा है और आज भी ये परिवार करता है इस काम को। लेकिन कोई निश्चित आय नहीं है। ग्राम देवी काशन देवी हैं, उसकी आराधना वंशानुगत तरीके से परिवार कर रहा है। और मैंने 2-3 बार पूछा अभिजीत से कि भाई कोई खीज होती है क्या आपको कि इतनी ज़मीनें थी, थोड़ा बचा ही लेते तो आज इस पीढ़ी के काम आता, ज़मीनों से और संपन्न होते। अभिजीत ने वही कहा कि भाई ठीक है, थोड़ी बहुत कमी बेसी लगी रहती है, मगर हम इस बात पे गौरवान्वित हैं कि हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा काम किया है कि आज तक वो नाम है और धर्मू महारा और जगतू महारा स्थायी रूप से अंकित हैं जगदलपुर और धर्मपुरा के इतिहास में। जब मैं धर्मू और जगतू जी के घर पहुंचा था, यानी अभिजीत के घर पहुंचा था, तो वहाँ पे महारा समाज के कुछ लोग भी इकट्ठा थे, बैठे हुए थे। जब बात चली तो फिर विषय का थोड़ा विस्तार हो गया। मैंने ये जानने की भी कोशिश की कि महारा समाज की स्थिति क्या है। वो समाज जो ये बताता है कि वो रूढ़ी परंपराओं को मानता है, यानी आदिवासी परंपराओं को मानता है, उसकी पहचान कहीं से जुदा नहीं है। और वो माटी पुजारी रहा है, यानी जो शहर है, जो गांव है, उसकी जो माटी है, उसकी प्रथम पूजा वही परिवार या वही समाज करता है, वह महारा समाज। उस समाज की अपनी क्या परेशानियां हैं, क्या स्थितियां हैं, तो उसको लेकर जो बातचीत हुई वो 2-3 खंडों में हुई। मेरी बात वहाँ पे राजू बघेल जी से हुई, जो संभागीय अध्यक्ष हैं महारा समाज के। मेरी बात मंगलू कश्यप जी से हुई, जो महारा समाज का जो सांस्कृतिक मंच है उसके प्रमुख हैं। तो मंगलू कश्यप जी ने एक बात मुझे कही कि
हम कभी माटी पुजारी थे, हम कभी कोटवार थे, लेकिन अब उससे वंचित हो रहे हैं। कहीं से बात आई भेदभाव की, तो जो मंगलू कश्यप जी ने कहा वो यहाँ है बात। समस्या ये है सर कि हमारे पूर्वजों से यहाँ बस्तर संभाग में महारा समाज के लोग का हर जगह भूमिका रहा है। सबसे पहले तो माटी पुजारी के रूप में रहे हैं। बहुत से गांव में हम आज जाते हैं, वहाँ पर अक्सर सुनने को मिलता है कि महारा समाज के लोग यहाँ के माटी पुजारी थे। आज कई जगह ऐसा है कि माटी पुजारी से भी वंचित कर रहे हैं या किया जा रहा है। और हमारे समाज के लोग कोटवार में भी नियुक्त थे, उनको भी षड्यंत्र के द्वारा कोटवार पद को भी आज के डेट में हटाने की कोशिश हो रही है। ये हमारी समस्या है। माटी पुजारी क्या है, हमारे लोग को अभी सुनने में आया है सर, कई लोग में जैसा कि हमारे जाति को छोटे जाति के रूप में लिया जाता है, इस टाइप का करके हमको उस जगह में बड़े पद के लोगों को रख के उस पार्टी जब वो छोटे थे तो बस्तर में वो पहले से माटी पुजारी और इतना धनवान और मालगुजार पुजारी रूप में रहे और दान किए हैं, तो वो छोटे कैसे हो सकते हैं सर। आज उनको ये षड्यंत्र के तहत हटाया जा रहा है, वो छोटे के नाम से ही बोल के हट रहे। आज भी लोग मतलब शासन हो या लोग अन्य जाति के लोग मतलब आज भी छोटे जाति समझते हैं महारा समाज को। अब ये भेदभाव की बात कहाँ से आ रही है? ये बात क्यों ये समाज के लोग कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है? हमें थोड़ा सा अस्पृश्य समझने जैसा जो भाव एक लंबे अरसे से रहा है, भले वो कम हो गया हो, लेकिन एक भाव है, इसलिए माटी पुजारी का जो पद है उससे उस पर सवाल उठते हैं। कोटवार की प्रमुख भूमिका यही समाज निभाते रहा बस्तर के कई इलाकों में, उस पर भी अब सवाल उठते रहे हैं। तो इसका जवाब क्या है? आखिर ये स्थिति क्यों बनी है? तो इसका जवाब समझने के लिए हमने बात की राजू बघेल से, जो महारा समाज के संभागीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो जानकारी दी, उन्होंने जो बात कही, वो यहाँ है, देखिए। दुखी का बात तो है ही है, क्योंकि महारा समाज का बस्तर संभाग में बहुत सारा गौरवशाली इतिहास सभी लोग जानते हैं, और जानते हुए भी महारा समाज आज बस्तर में जो उनके मांग के अनुरूप हमको लाभ नहीं मिला। और महारा समाज का इतिहास बताता है कि बस्तर में सभी जनजाति के बीच में महारा समाज उनके साथ हर रीति रिवाज और उनका कल्चर, जो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, उनके साथ हर गांव में बस्तर संभाग में महारा समाज भी निवास करता है। इसलिए हमने 32 से 34 साल करीब अनुसूचित जनजाति की लड़ाई हमने लड़ा, लेकिन 2023 में यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। हमको अनुसूचित जाति का लाभ 2023 में दिया, लेकिन अब जो लाभ तो दिया गया है उसको तो हम ले भी रहे हैं, लेकिन हम यहाँ के मूल निवासी में से एक जो महारा समाज, जो यहाँ का माटी पुजारी, कोटवार, सिराहा, जो कल्चर में मुख्य भूमिका निभाता है, जो गुड़ी पूजा होता है यहाँ पे हमारा, जब यहाँ पे कोई पुजारी और बोलना चाहिए कि यहाँ पे जो कोई पंडित, जब यहाँ पे बस्तर में कोई नहीं थे, उस समय उस पूजा पाठ के समय हमारे महारा समाज के माटी पुजारी उस कार्यक्रम को निभाते थे। इसलिए अधिकार तो हमको अनुसूचित जनजाति का बनता है। राजू दरअसल जो बता रहे हैं वो राजनीति की प्रभावशाली तत्व जब राजनीति में हावी होते हैं, यूँ भी राजनीति में वही नतीजे ला सकता है जो प्रभावशाली होता है। महारा समाज की मांग रही कि हमेशा उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। वो अपने आप को आदिवासियों से अलग नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज, हमारा जो काम करने का जो अब तक का इतिहास रहा है, जो हमारी संस्कृति रही है, हम वही हैं जो आदिवासी हैं, हम उनसे अलग नहीं हैं।
करीब 30-35 बरस का एक लंबा आंदोलन भी चला कि इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन जब दर्जा देने का वक्त आया तो इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा मिला और अंततः दर्जा मिला जरूर, मगर वो कसक रह गई। वो जो कसक है उसी को राजू बता रहे थे। एक बात ये भी आती है कि भाई ये जो अनुसूचित जनजाति की बजाय जाति का दर्जा मिला तो ये क्यों हुआ, तो इसके पीछे एक बात ये भी आती है कि आज भी महारा समाज के पास ज़मीनें व्यापक हैं, बहुत सारी ज़मीनें हैं, और जो लोग ज़मीनों के व्यवसाय में रुचि रखते हैं वो प्रभावशाली हैं। तो यूँ प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं मिलता है, मगर ऐसे संकेत मिलते हैं कि जिन लोगों को ये मालूम था कि अनुसूचित जनजाति में यदि ये समाज चला जाता है तो ज़मीन की खरीद बिक्री का जो मामला है उसमें असर पड़ेगा। हालांकि कुछ लोग ये भी बताते हैं कि जो मूल वहाँ के आदिवासी हैं, ट्राइब्स हैं, उनकी ओर से थोड़ा विरोध था महारा समाज को आदिवासी माने जाने को लेकर, मगर ये चर्चाओं में मुझे बताई गई बात थी। इन्हीं बातों को राजू आपको बता रहे थे। अब जब चर्चा चल रही थी तो चर्चा चलते चलते धर्मांतरण पे आ गई, क्योंकि इतना मुझे समझ आ गया था कि ये जो समाज है जो अपने आप को आदिवासियों से अलग नहीं मानता है, वो मानता है कि वो उन्हीं का एक हिस्सा रहा है। भले जो भी राजनीतिक घटनाक्रम जो कुछ हुआ उसके बाद अब उन्हें अनुसूचित जनजाति के बजाय जाति का दर्जा मिला। ये संकेत भी समाज से बातचीत में सामने आते हैं कि इसके पीछे जो प्रभावशाली हैं उनका अपना एक निहित स्वार्थ है, और उसके साथ ज़मीनों का जो विषय है वो तो है ही है। तो मैंने फिर ये पूछा, बल्कि सीधे ही पूछ लिया कि भाई ये जो जातिगत अस्पृश्यता का भाव आया या इस तरीके की जो चीज़ें आने लगी हैं जिससे अभी भी दो चार हो रहा है आपका समाज, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से समझ आया कि जो दर्जा इनको सरकार से मिला है अनुसूचित जाति का, वो भले उन्होंने अब ले लिया हो कि ठीक है अभी वो नहीं तो ये तो मिल ही रहा है, ले लो इसको, क्योंकि इसके अपने लाभ तो हैं, मगर इस समाज के अंदर कहीं ना कहीं ये बात बहुत गहरे तक है कि ये जो हमें दर्जा मिला है, हमें ये दर्जा नहीं चाहिए था, हमें तो अनुसूचित जनजाति का दर्जा चाहिए था, जो कि ये समाज मानता है कि वो है। तो फिर धर्मांतरण की बात आई, क्योंकि जहाँ अस्पृश्यता का भाव उठेगा वहाँ पर ऐसा माना जाता है, थिंकर्स ये मानते हैं कि जब आप अस्पृश्य कर देंगे अपने ही समाज के हिस्से को तो धर्म किसी न किसी रूप में, किसी नए स्वरूप में एंटर करता है। और बस्तर धर्मांतरण मतांतरण के मुद्दे पर सुलग रहा है, बल्कि यूं कहिए कि वो बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। माओवाद की समस्या जो सैन्य रूप में दिख रही है वो सिमट जाएगी, और तब शायद लोगों का ध्यान जाएगा कि ये मतांतरण, ये धर्मांतरण का जो मामला चल रहा है बस्तर के भीतर वो कितना गंभीर है, कितने रक्त रंजित होने के भाव से भरा हुआ है। बहरहाल मैंने राजू से ही पूछा, जो संभागीय अध्यक्ष हैं महारा समाज के, कि क्या ये जो अस्पृश्यता का भाव है या ये जो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं इसने समाज के एक तबके में एक ऐसा स्पेस तैयार किया है जहाँ पे मिशनरीज़ या अन्य तत्व चले आएँ और संवेदना दिखाएं और उसके बाद मतांतरण या धर्मांतरण जैसी चीज़ें हों। उन्होंने जो जवाब दिया वो यहाँ है। अनुसूचित जाति का दर्जा तो अभी हमको जो मिला है, ये जो बात है ना, ये जब से यहाँ पे जो बाहरी जनसंख्या यहाँ पे आया उसके बाद, उससे पहले माटी पुजारी के रूप में महारा समाज यहाँ पे करता था। कोटवार गांव का मुखिया महारा हुआ करता था। लेकिन जब हमारे जानते हुए तो छुआछूत की दृष्टि से हमको देखा जा रहा है। आज मेरा उम्र 41 साल हुआ तो अभी अभी बल्कि थोड़ा छुआछूत से मतलब कम आंक रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा छुआछूत की दृष्टि से देखते थे। तो मेरा कहना यह है कि अगर महारा जो जाति है यहाँ का मूल निवासी समाज में से एक है, और जितने भी भतरा, धुरवा, मुरिया, माड़िया, गोंड, कलार, धाकड़, राउत, पनारा, जितने भी जनजाति
के साथ शुरू से निवास करता है और हर गांव में, बस्तर संभाग में हर गांव में आपको महारा समाज का मतलब 15, 50, 100, 150 मकान मिलेगा। और जो गांव में चाहे शादी हो, चाहे गुड़ी बाजार हो, मेला मंडी हो, सारा चीज में महारा समाज और यहाँ की जो जितने भी जनजाति समाज के साथ मिलकर बराबर उनके साथ रीति रिवाज में शामिल रहते हैं। लेकिन अब हमारे साथ तो षड्यंत्र पूर्वक हमको छुआछूत में देखने का भी कारण कोई हो सकता है, क्योंकि अगर छुआछूत के दृष्टि से पहले से देखते तो यहाँ का कोटवार गांव का मुखिया होता है, तो वो व्यक्ति कोटवार महारा को नहीं बनाते। और पहले से अगर छुआछूत से देखते तो गांव का माटी पुजारी नहीं बनाते, क्योंकि गांव में जितने भी लोग रहते हैं वहाँ का माटी पुजारी होने के कारण वहाँ का मिट्टी, जो माटी पुजारी होता है वहाँ का मिट्टी को ले जाके शादी में, उस घर में जब शादी में मिट्टी तेल जो ले जाते हैं वो पुजारी घर से ले जाते हैं। मतलब एक पूर्ण काम को करने में जो महारा समाज का विशेष उसमें योगदान रहता है। किसी शायर ने कहा है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मैं निकला था ये देखने के लिए, पता करने के लिए आखिर जगदलपुर शहर बसा कैसे। इतना मतलब बहुत अच्छा शहर है, चौराहों का शहर अच्छी नागरिक सभ्यता की निशानी होती है। आप जगदलपुर में भटक नहीं सकते, क्योंकि चौक चौक का शहर है। किसी भी एक चौक से निकलेंगे, घूम के आप फिर उसी जगह पहुंच जाएंगे। और जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक बस्तर के भीतर दो बस्तर हैं, तो वैभव जहाँ पे प्रस्फुटित होता है, हर वो चीज़ जो महंगी हो मगर बहुत सहजता से उपलब्ध है, वो जगदलपुर है। तो मैं पता करने तो गया था कि जगदलपुर शहर का इतिहास क्या है, तो पहुंच गया धर्मो और जगतू के परिवार के पास। लेकिन बात निकलते 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 जातिगत विषमताओं से जूझते एक समाज की बात आ गई, और उसके साथ साथ ये भी आ गई कि धर्मांतरण और मतांतरण का विषय क्या है। धर्मांतरण और मतांतरण के विषय को लेकर ये स्थापित सत्य है कि जब भी सनातन धर्मावलंबियों ने अपने ही समाज या अपने ही वर्ग के किसी विशेष पक्ष को उपेक्षित किया, उन्हें अछूत सा समझा, वो वर्ग घूम गया दूसरी ओर। क्योंकि जिन्हें आप धर्मांतरण या मतांतरण के दोषी बताते हैं, उनके प्रेरक बताते हैं, उनके लिए मुफीद था कि वो उनको अपनी ओर आकर्षित करते, और समाज के कई वर्ग इसीलिए धर्मांतरित और मतांतरित हो गए। बस्तर के मामले में पहले की खबरों में ही बताया हूँ, फिर बता देता हूँ कि बस्तर के मामले में वहाँ धर्मांतरण और मतांतरण आप जब देखने जाएंगे तो कागज़ में आपको नहीं मिलेगा। वहाँ एक शब्द इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं बिलीवर्स। बिलीवर्स यानी विश्वास करने वाला। बस्तर में घूमते हुए कई जगहों पे जहाँ पे ये विभेद खुलकर दिखा, क्योंकि आदिवासी हों, ट्राइबल्स हों या नॉन ट्राइबल्स हों, उनकी नाराज़गी है कि मिशनरीज धर्मांतरण कर रहे हैं, मतांतरण कर रहे हैं, अपने प्रभाव में ले रहे हैं। वहाँ पर जो शब्द खूब प्रचलन में है, उस शब्द को कहते हैं बिलीवर्स। मिशनरीज पर यह आक्षेप है, ये आरोप है, और बल्कि दिखता है साफ कि वो अपने प्रभाव वाले या जो लोग उनके धर्म से या उनके प्रभाव में आ चुके हैं, वो आपको कभी नहीं कहेंगे कि उन्होंने धर्मांतरण कर लिया है, मतांतरण कर लिया है। वो कहेंगे नहीं, हम जो हैं, जिस वर्ग, जिस जाति, जिस जनजाति के हैं, हम उसी वर्ग के हैं। हमने तो बस विश्वास रखा है उस प्रतिमा पे, जैसे आप यीशु मसीह कहते हैं या चर्च कहते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं। हमने धर्म वगैरह नहीं बदला। हमारा जो मूल जो पहचान है, अगर वो आदिवासी है तो आदिवासी, और गैर आदिवासी है तो गैर आदिवासी, और अगर अनुसूचित जाति है तो वही है, हमने नहीं बदला। इसके पीछे जो एक कारण बताया जाता है कि बिलीवर शब्द का इजाद कहाँ से हो गया है। तो बिलीवर शब्द का इजाद हुआ है इस कानूनी पेच की वजह से कि यदि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपना धर्म बदलना हो या वो धर्म बदल लेता है, तो अनुसूचित जाति के लाभ उसे नहीं मिलेंगे। यही मसला आदिवासियों के बीच उभर रहा है। आदिवासी वर्ग का कहना है कि भैया, आप आदिवासी होने का लाभ आपको मिल ही रहा है,
और मिशन भी आप जा रहे हैं, चर्च भी आप जा रहे हैं, तो आदिवासी होते हुए आप वहाँ जाएंगे तो फिर वो दोहरे लाभ की स्थिति है। तो आप आदिवासी कहाँ रहे? आप आदिवासी नहीं हैं। हालांकि एक वर्ग ये भी कहता है कि आदिवासी का तो कोई एक पृथक धर्म है आदिवासी, वो सनातनी भी नहीं है। लेकिन एक पक्ष ये भी है जो कहता है कि ये कहने की बातें हैं कि आदिवासी सनातनी नहीं है। जो लोग इस प्रश्न को उठाते हैं कि आदिवासी सनातनी है नहीं है, वो इस बहाने ये भी सवाल उठाते हैं कि जब आदिवासी कोई अपने आप को हिंदू कहे तो क्या वो मतांतरण धर्मांतरण नहीं है? मिशनरी उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो कोई बहुत जटिल विषय नहीं है अगर उसको समझने हम बैठें कि कैसे शाब्दिक इस्तेमाल होते हैं शब्द और कैसे उनसे एक संरचना गठित हो रही है। और जैसा कि मैं कह चुका हूँ, ये विस्फोट की स्थिति है। बस्तर में बेहद गंभीर स्थिति है। मतांतरण धर्मांतरण, आप बिलीवर कह रहे हैं, ट्राइबल्स कह रहे हैं कि नहीं, ये तो धर्मांतरण कर चुका है और इसको दोहरा लाभ मिल रहा है, ये नहीं होने देंगे। यही चीज़ बिल्कुल अनुसूचित जाति के श्रेणी के साथ है कि भाई ये क्या हो रहा है, तो वहाँ भी वही शब्द आता है, बिलीवर्स। तो जब कभी शायद नक्सली समस्या जो सैन्य रूप में है, क्योंकि विचारधारा को लेकर तो हमेशा एक बात रही कि विचारधारा समाप्त नहीं होती, बाद में विकसित रूप में अपने आप को और डेवलप करके जो प्रतिरोध की चीज़ें हैं उसको उससे और अनुकूलित करके वो सामने आती है। कितने खतरनाक रूप में आती है वो देखने की चीज़ होगी। मगर फिलहाल तो स्थिति ये है बस्तर में कि जो नक्सलवाद बंदूक लिए घूम रहा है वो सिमट रहा है। तो जब वो सिमटेगा तब शायद ध्यान जाएगा कि ये मतांतरण धर्मांतरण, बिलीवर्स, ट्राइबल, शेड्यूल कास्ट के बीच जो ये मसला चल रहा है वो कितना गहन गंभीर है। तो एक शहर की कहानी जानने निकला था, उसका इतिहास जानने निकला था, और जानते जानते देखिए बात कहाँ से कहाँ चली गई। मगर रोचक थी बात, दिलचस्प थी बात। और जैसा मैं कहता हूँ, हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। तो एक महत्वपूर्ण सूचना थी, एक अहम जानकारी थी जो आपको देनी जरूरी थी। फिर कोई सूचना होगी, फिर कोई जानकारी आती है, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।